नमस्कार साथियों, ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं भारत के भूगोल की। और भारत के भूगोल में भारत की भू आकृति के संबंध में हम लोग उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जिसे हम हिमालय के नाम से जानते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और आज हम हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। हालांकि हिमालय की उत्पत्ति के लिए अलग अलग भूगोल वेदाओं ने अलग अलग सिद्धांत दिए, जिसमें से दो प्रमुख सिद्धांत हैं। एक है भूसन्नति का सिद्धांत और दूसरा है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। तो देखिए, हिमालय जो है हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा तथा नवीन वलित पर्वत है। यानी कि हिमालय जो है यह विश्व का सबसे ऊंचा और नवीन वलित पर्वत है। अब विश्व का सबसे ऊंचा कैसे कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट यह हिमालय का भाग है और नेपाल में अवस्थित है। और यह नवीन वलित पर्वत क्यों है? क्योंकि जब हम विश्व में पर्वतों के निर्माण की बात करते हैं तो सबसे बाद में जिन पर्वतों का निर्माण हुआ उनमें हिमालय भी शामिल है, जिन्हें हम अल्पाइन श्रेणी के पर्वत कहते हैं। और वर्तमान में भी हिमालय में उत्थान जारी है, इसीलिए इसे नवीन वलित पर्वतमाला की संज्ञा दी गई है। अब बात करते हैं इसके निर्माण को लेके। तो हिमालय की जो उत्पत्ति है हिमालय की उत्पत्ति नवजीवी महाकल्प, जिसे कहा जाता है साइनोजोइक एरा के तृतीयक युग टर्सरी काल में, यानी कि हिमालय की उत्पत्ति जो है वह साइनोजोइक एरा के टर्सरी काल में जो कल्प आए, इयोसीन है, मायोसीन है, प्लायोसीन है, उन कल्प के अंतर्गत हुई है। अब हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में दो प्रमुख सिद्धांत है। कितने सिद्धांत है? दो सिद्धांत हैं। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में प्रमुख सिद्धांत। कितने सिद्धांत हम? हालांकि अनेक भूगोलविदाओं ने अपने अनुसार अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग विचारधाराएं प्रस्तुत की, लेकिन उनमें सर्वाधिक जो प्रमुख विचारधारा या सिद्धांत है उनमें एक तो है भूसन्नति सिद्धांत, भू
सन्नति संकल्पना का सिद्धांत। और दूसरा है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। अब देखिए, भूसन्नति सिद्धांत के बारे में हमने पिछले क्लास में विस्तार से अध्ययन किया कि भूसन्नति क्या होती है और भूसन्नति की संकल्पना के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। आज हम बात करने वाले हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार। अब प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो कि हेनरी हैस के द्वारा दिया गया और 1960 के दशक में, यानी कि लगभग 1967 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हुए थे डब्ल्यू मॉर्गन, उन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था और इन्होंने हेनरी हैस के एक समुद्रीय विस्तारण का जो सिद्धांत था उसके आधार पर ही प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत दिया था। हालांकि प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत को हम जब भौतिक भूगोल का अध्ययन करते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ते हैं, तो उस समय इसको विस्तार से अध्ययन करते हैं कि यह सिद्धांत किसने दिया, किस प्रकार से दिया गया। लेकिन जब हम हिमालय की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करते हैं तो इस सिद्धांत के बारे में जानना जरूरी है। हालांकि यह सिद्धांत केवल यह कहता है कि जो हमारा पूरा स्थल मंडल, जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, वह अलग अलग प्लेटों से मिलकर बना हुआ। अब कैसे बना हुआ है उस पर हम लोग बात करते हैं कि हमारा स्थल मंडल कौन कौन सी प्लेटों से मिलकर बना हुआ है और उसके बाद इन प्लेटों के माध्यम से या इन प्लेटों के द्वारा हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। देखिए, समझना, हम प्रारंभ से बात करते हैं कि जब सूर्य और सौर मंडल के साथ पृथ्वी का विकास हुआ या पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, तो उस समय अलग अलग इतिहासकारों ने, भूगोलवेदाओं ने अलग अलग संकल्पनाओं के माध्यम से पृथ्वी की उत्पत्ति को बताया। किसी ने निहारिका संकल्पना दी लाप्लास की, किसी ने ग्रहाणु संकल्पना दी, किसी ने ज्वारीय संकल्पना दी, तो किसी ने बिग बैंग थ्योरी दी। इन सभी संकल्पनाओं का जब हम अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो यहां निष्कर्ष निकलता है कि प्रारंभ में पृथ्वी एक आग का गर्म गोला थी और धीरे धीरे यहां पृथ्वी, जो वर्तमान पृथ्वी है, यहां धीरे धीरे क्या हुई, ठंडी हुई। और जब ये ठंडी हुई तो सबसे पहले जो है किसका निर्माण हुआ, स्थल मंडल का निर्माण हुआ। यानी कि प्रारंभ में पृथ्वी दो भागों में बटी हुई थी। कितने भागों में बटी हुई थी? दो भाग। कौन कौन सा? सबसे पहला भाग था जिसे क्या कहा गया, स्थल मंडल, और जिसे संयुक्त रूप से हम पेंजिया के नाम से जानते हैं। पहला भाग कौन सा था? पहला भाग था ए, स्थल मंडल, स्थल मंडल को संयुक्त रूप से पेंजिया कहा गया। यानी एक तो क्या था, स्थल मंडल था,
यह पूरा स्थलमंडल जिसे क्या कहा गया, पेंजिया कहा गया। अब इसकी आकृति इस प्रकार क्यों है, इसके पीछे एक कारण है कि पृथ्वी पहले जब आग का गर्म गोला थी तो धीरे धीरे यह क्या हुई, ठंडी हुई, और ठंडी होने के कारण जो ऊपरी भाग है वह शीघ्र क्या हुआ, ठंडा हुआ, और ठंडा होने के साथ साथ ही वह धीरे धीरे क्या हुआ, सिकुड़ा, और सिकुड़ने के परिणाम स्वरूप जो है पेंजिया का निर्माण हुआ, स्थलमंडल का निर्माण हुआ। और उसके बाद वायुमंडल और वर्षा के परिणाम स्वरूप पूरे जो है पेंजिया के चारों ओर एक विशाल जल राशि का निर्माण हुआ, जिसे जलमंडल या पैथालासा कहा गया। यानी कि दूसरा क्या था, दो भागों में बटी हुई थी, एक स्थल मंडल में और दूसरा भाग क्या था, जल मंडल। जल मंडल, और जल मंडल को संयुक्त रूप से क्या कहा गया, पैथालासा कहा गया। जल मंडल को संयुक्त रूप से पैथालासा की संज्ञा दी गई। यानी कि यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि विश्व में जो महाद्वीप है उन महाद्वीपों की उत्पत्ति किससे हुई है, तो महाद्वीपों की उत्पत्ति स्थल मंडल से हुई है, और महासागरों की उत्पत्ति किससे हुई है, तो वह जल मंडल यानी कि पैथालासा से। तो इसीलिए महाद्वीपों को या स्थल मंडल को संयुक्त रूप से क्या कहा गया, पेंजिया कहा गया। महासागरों को या जल मंडल को संयुक्त रूप से क्या कहा गया, तो पैथालासा कहा गया। क्लियर हो गया। अब धीरे धीरे यह जो पेंजिया है यह भी क्या हुआ, विखंडित हुआ। यानी कि आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व पेंजिया का विखंडन प्रारंभ हुआ और पेंजिया भी दो भागों में टूटा। तो उसके बारे में भी बात करते हैं। बीस करोड़ वर्ष पूर्व पेंजिया का विखंडन प्रारंभ हुआ तथा पेंजिया दो भागों में विभाजित कितने भागों में विभाजित हो गया, दो भागों में। अब कौन कौन से हैं, तो पहला भाग ए, उत्तरी भाग। जो पेंजिया का उत्तरी भाग था पेंजिया का उत्तरी भाग को लॉरेंसियन शिल्ड या अंगारालैंड की संज्ञा दी गई। यानी कि पेंजिया का जो विखंडन हुआ तो उससे जो उत्तरी भाग बना जिसे क्या कहा गया, उत्तरी पेंजिया, यह
उत्तरी पेंजिया, यहां पेंजिया का उत्तरी भाग और इसे ही लॉरेंसियन सिल्ड या अंगारा लैंड कहा गया। इसके बाद जो दक्षिणी भाग बना, दक्षिणी भाग, और पेंजिया का जो दक्षिणी भाग है पेंजिया के दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड की संज्ञा दी गई। यानी कि पेंजिया का दक्षिणी भाग यहां क्या था, दक्षिणी पेंजिया, और इस दक्षिणी पेंजिया को क्या कहा गया, गोंडवाना लैंड कहा गया। यानी कि यहां जो पूरी पृथ्वी थी अब दो भागों में बट गई, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और इसके चारों ओर जो विशाल जल राशि थी इसे कहा गया तैतीस सागर। क्या कहा गया, विशाल जल राशि को क्या कहा गया, तैतीस सागर की संज्ञा दी। क्लियर हो गया। अब देखिए इन्हीं अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण हो, कि जब यहां अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब टूटा, कहा जाता है कि क्रिटेशियस काल में जो है इस गोंडवाना लैंड या अंगारा लैंड का क्या हुआ, विभाजन हुआ, और यहां जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत के अनुसार बात करें तो पूरे विश्व में जो है स्थल मंडल जो है वह 7 बड़ी प्लेटों में और अनेकों छोटी छोटी प्लेटों में बट गया। अब आप कहेंगे सर ये प्लेटें क्या होती है, तो प्लेटों का तात्पर्य जो है वह है कि जो पृथ्वी का धरातल है जिसकी मोटाई 50 से 100 किलोमीटर तक की है, उस जो है धरातल को प्लेट कहा जाता है। और पूरी जो है पृथ्वी का जो धरातल जिस पर हम निवास करते हैं, जिसे हम स्थल मंडल कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं, तो लिथोस्फीयर का जो निर्माण है, स्थल मंडल का जो निर्माण है, वह 7 बड़ी प्लेटों और अनेकों छोटी छोटी प्लेटों से हुआ है। यानी कि प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत कहता है, क्या कहता है, अब समझना कि इसके बाद प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत की हम लोग बात करते हैं, क्योंकि यहां जब टूटा इसके बाद अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का जब विखंडन हुआ तो स्थल मंडल पर अनेकों प्लेटों का निर्माण हुआ। तो अब प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत के अनुसार बात करते हैं, देखिए समझना। प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत के अनुसार स्थल मंडल लिथोस्फीयर का
निर्माण 7 वृहद प्लेटों तथा अनेकों लघु या गौण प्लेटों से हुआ। यानी कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहता है कि जो हम जिस धरातल पर निवास करते हैं, जिसे हम स्थल मंडल या लिथोस्फीयर कहते हैं, यहां एक नहीं 7 बड़ी और अनेकों छोटी छोटी प्लेटों से मिलकर यहां बना हुआ। अब देखिए छोटी छोटी प्लेटें कौन सी है, पहले उन पे बात करते हैं, फिर बड़ी प्लेटें कौन सी थी उन पर हम लोग बात करते हैं। तो छोटी प्लेटों में थी, एक तो थी नाजका, लघु प्लेटों में थी एक तो नाजका प्लेट है, कोकोस प्लेट है, इसी प्रकार जो है फिलिपीनी प्लेट है, कैरिबियन प्लेट है, अरबी प्लेट है, कैरोलाइन प्लेट है, फिलिपीन प्लेट है, कैरिबियन प्लेट है, अरबी प्लेट है, कैरोलाइन प्लेट। यहां सभी कैसी थी, छोटी लघु प्लेटें थी। इसके अलावा बिस्मार्क प्लेट है, स्कोशिया प्लेट है, जुआन डी फूका प्लेट है, बिस्मार्क, स्कोशिया, जुआन डी फूका, यहां सभी लघु प्लेटें थी, छोटी या गौण प्लेटें थी। लेकिन हम कह रहे हैं कि स्थल मंडल का निर्माण लघु प्लेटों के साथ साथ 7 बड़ी वृहद प्लेटों से भी हुआ है। तो देखिए वृहद प्लेटें कौन सी थी इस धरातल पर, पहले तो यह पता होना चाहिए कि वृहद प्लेटें कितनी थी, 7 वृहद प्लेट थी। कौन कौन सी थी, एक एक को लेके बात करते हैं। सबसे पहली थी यहां जो प्लेट थी, यहां उत्तरी अमेरिकन प्लेट। इसके बाद दूसरी जो प्लेट थी वह थी यूरेशियन प्लेट, जिसे एशियाई प्लेट भी कहा जाता था। उस समय जब यह स्थल मंडल 7 प्लेटों में विभाजित था, उस समय भारत एशिया का भाग नहीं था। उस समय यूरेशियन प्लेट को ही एशियाई प्लेट या एशियन प्लेट कहा जाता था। इसके बाद थी अफ्रीकन प्लेट, एक थी दक्षिण अमेरिकन प्लेट, एक थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट।
इंडो और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एक थी अंटार्कटिक प्लेट और एक थी जिसे कहा गया था प्रशांत महासागरीय प्लेट। यानी कि यहां 7 जो है वृहद प्लेटें थी जिससे हमारा पूरा स्थल मंडल बना हुआ है। एक प्रशांत महासागरीय प्लेट, एक अंटार्कटिक प्लेट जिसे अंटार्कटिक महाद्वीप बना, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से भारत और ऑस्ट्रेलिया बना, अफ्रीकन प्लेट से अफ्रीका बना, दक्षिण अमेरिकन प्लेट से दक्षिण अमेरिका बना, यूरेशियन प्लेट से यूरोप और एशिया का भाग बना और उत्तरी अमेरिकन प्लेट से उत्तरी अमेरिका का निर्माण हुआ। तो इस तरह से पूरी पृथ्वी पर जो है 7 बड़ी प्लेटें और अनेकों छोटी छोटी प्लेटें थी। कैरिबियाई प्लेट थी, अरबी प्लेट थी, कैरोलाइन प्लेट थी, फिलिपाइन प्लेट थी। अब प्लेट विवर्तनी के अनुसार हमने स्थल मंडल को तो समझा, लेकिन प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति को भी बताता है। तो अब देखिए हिमालय की उत्पत्ति प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत के अनुसार कैसे हुई है उसको समझना है। यहां आपको एक नजर आ रहा होगा जिसमें 2 आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही है कि प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत कहता है कि पहले जो वहां हिमालय है वहां पे पहले क्या था, एक विशाल तैतीस सागर था जो भारी भूसन्नति के रूप में था। अब समझना प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत क्या कहता है, एक एक पॉइंट। प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत के अनुसार, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत के अनुसार 6.6 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर तैतीस सागर जो भारी भूसन्नति के रूप में अवस्थित था। यानी कि जहां आज हम हिमालय देखते हैं यहां पहले हिमालय नहीं था। यहां पर एक विशाल तैतीस सागर जो कि भारी भूसन्नति के रूप में था और जिसकी चर्चा हम भूसन्नति संकल्पना के आधार पर करते हैं कि 2 भूखंड जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड थे उनके बीच में जो जलीय भाग जिसे तैतीस सागर कहा गया उसमें अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से लाए गए अवसादों से जो है एक विशाल भूसन्नति का निर्माण हुआ जिसे तैतीस भूसन्नति के नाम से जानते हैं और उसी तैतीस भूसन्नति से हिमालय की उत्पत्ति हुई थी और इसीलिए तैतीस सागर को हिमालय का गर्भगृह भी कहा जाता है। यह भूसन्नति सिद्धांत कहता है। क्लियर। लेकिन प्लेट विवर्तनी की भी यही कहता है कि पहले जहां आज हिमालय है वहां पे पहले एक विशाल तैतीस सागर था जो किस रूप में था, भूसन्नति के रूप में था। क्लियर हो गया। अब इस भूसन्नति से हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, तो अब इसको थोड़ा सा समझना। कैसे समझना, चित्र के माध्यम से। अब देखिए सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भूसन्नति तैतीस सागर कहां था। तो यहां जो पूरा था यहां
क्षैतिज सागर था। यह क्या था? क्षैतिज सागर। और यह जो है यह थी यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट जिसे एशियाई प्लेट भी कहा जाता है। और यह थी जो यह थी भारतीय प्लेट, जिसे क्या कहा जाता था? इंडो प्लेट कहा जाता था। इंडो प्लेट। अब जब इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट थी, हम कहते हैं कि पूरी पृथ्वी पर जो स्थल मंडल है वह 7 बड़ी प्लेटों से मिलकर बना था। उसमें से एक प्लेट थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिसे भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। उस इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से जब भारतीय प्लेट या इंडो प्लेट अलग होकर यहां उत्तर पूर्व की ओर किस दिशा में? उत्तर पूर्व दिशा में क्या होगी? विस्थापित हुई। यहां से यहां ऊपर आई और ऊपर आई और यहां तक पहुंच गई। यहां भी क्या है? भारतीय प्लेट। अब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य क्या था? क्षैतिज सागर, या इसे ही क्या कहा गया? क्षैतिज भूसन्नति कहा गया। क्या क्या? क्षैतिज भूसन्नति, जो कि यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के क्या थी? बीच में यह क्षैतिज भूसन्नति अवस्थित थी, क्षैतिज सागर था। अब जब दोनों ही कौन सी? यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट दोनों में जो है एक दूसरे की ओर आई, इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया अभिसारी गति। देखिए, जब हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो प्लेट विवर्तनिकी कहती है, या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार जब हम बात करते हैं तो प्लेटों में 3 प्रकार की गति, एक होती है अभिसारी गति, एक होती है अपसारी गति और एक होती है संरक्षी गति। अब हिमालय की उत्पत्ति की बात करें या जितने भी वलित पर्वत की बात करेंगे, सभी में अभिसारी गति हुई। अभिसारी गति का मतलब है कि जो भारतीय प्लेट और जो यूरेशियन प्लेट है वह एक दूसरे की ओर आई। कैसे समझना? यहां भारतीय प्लेट और यहां यूरेशियन प्लेट, और इन दोनों के बीच में क्या अवस्थित था? यह पूरा क्षैतिज भूसन्नति। और जब यूरेशियन भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे की ओर आए तो इस गति को क्या कहा गया? अभिसारी गति। कौन सी गति हुई? अभिसारी गति हुई कि भारतीय प्लेट और यूरोपियन, यह भारतीय प्लेट और ये यूरेशियन प्लेट जब दोनों आई तो इस गति को क्या कहा गया? अभिसारी गति। और अभिसारी गति के कारण क्या हुआ? कंप्रेशन। तो इस गति के कारण जो है यह इधर बल लगाने लगी, यह इधर बल लगाने लगी, तो दोनों के बीच में संपीड़न बल की उत्पत्ति हुई। कौन सा बल? संपीड़न बल की उत्पत्ति। और जब संपीड़न बल हुआ तो यह जो 33 भूसन्नति थी इसमें क्या हुआ? वलन, फोल्डिंग हुई
और इसके कारण कौन सी क्रिया हुई? वलन की क्रिया हुई। संपीड़न बल के कारण किसकी क्रिया हुई? वलन की क्रिया हुई, फोल्डिंग की क्रिया हुई। और जब वलन की क्रिया हुई तो इससे एक पर्वत बना जिसे क्या कहा गया? वलित पर्वत बना। और इसी वलित पर्वत को क्या नाम दिया गया? हिमालय। यानी कि यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट जब 33 भूसन्नति के करीब आई तो यहां पे जो है इस तरह से क्या हुआ? फोल्डिंग हुई। किसमें? इस 33 भूसन्नति में क्या हुई? फोल्डिंग हुई, वलन की क्रिया हुई। और वलन की क्रिया से जो है इस प्रकार पर्वतों का निर्माण हुआ। और इस पर्वतीय श्रृंखला को संयुक्त रूप से क्या नाम दिया गया? हिमालय नाम दिया गया। और हिमालय जो है यह वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची जो है नवीन वलित पर्वतमाला के रूप में जानी जाती है। तो अब पॉइंट क्लियर हो गया कि प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई कि सबसे पहले भारतीय प्लेट जब उत्तर पूर्व की ओर विस्थापित हुई या उत्तर पूर्व की ओर गई तो वहां यूरेशियन प्लेट के करीब गई। और यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के मध्य क्या था? 33 भूसन्नति। और उन दोनों के कारण 33 भूसन्नति में क्या हुआ? संपीड़न बल के कारण फोल्डिंग की क्रिया हुई, वलन की क्रिया हुई। और वलन के कारण जो है फोल्डेड माउंटेन, वलित पर्वत का निर्माण हुआ जिसे हम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो अब शायद आपको क्लियर हो चुका होगा कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत के अनुसार हिमालय कैसे बना। तो देखिए समझना इसको थोड़ा सा आगे। हम कहते हैं कि प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत के अनुसार 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर 33 सागर जो कि एक भारी भूसन्नति के रूप में था। और भारतीय प्लेट जिसे क्या कहा जाता है? इंडो प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट जिसे एशियाई प्लेट भी कहते हैं कि इंडो प्लेट और एशियाई प्लेट के मध्य अभिसारी गति या अभिसरण के कारण संपीड़न बल की उत्पत्ति से क्षैतिज भूसन्नति में वलन की क्रिया से हिमालय नवीन वलित पर्वत की उत्पत्ति हुई। यानी कि अब हमारा यहां से सीधा प्रश्न बनता है
क्या पूछा जाता है? सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जाता है कि हिमालय की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी प्लेटें हैं। तो दो प्लेटें उत्तरदायी है, एक इंडियन प्लेट और दूसरी यूरेशियन प्लेट। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट में कौन सी गति? तो अभिसारी गति, और अभिसारी गति के कारण जो क्रिया होती है उसे हम अभिसरण कहते हैं। तो कौन सी क्रिया उत्तरदायी है? अभिसरण। कौन सी गति उत्तरदायी है? तो अभिसारी गति। और अभिसारी गति के कारण कौन से बल का उत्पन्न हुआ? तो संपीड़न बल। तो हिमालय की उत्पत्ति के लिए या वलित पर्वत के लिए बल पूछा जाता है, कौन सा फोर्स जो है इसके लिए उत्तरदायी है? तो संपीड़न, कंप्रेशन फोर्स जो है इसके लिए उत्तरदायी है। और संपीड़न बल के कारण 33 सागर में क्या हुआ, या जो 33 भूसन्नति थी उसमें क्या हुआ? वलन हुआ। और वलन से ही किसका निर्माण हुआ? वलित पर्वत के रूप में हिमालय का निर्माण। क्या जो आज हमें हिमालय दिख रहा है, क्या वह एक साथ बना? तो नहीं, हिमालय को जो है बनने में अलग अलग समय लगा, यानी कि हिमालय का जो है क्रमिक विकास हुआ। अब क्रमिक विकास कैसे हुआ इसको भी हम समझते हैं, क्योंकि सबसे पहले कौन सा भाग बना हिमालय का, और हिमालय का सबसे नवीन भाग कौन सा है, इसको लेके भी प्रश्न पूछा जाए। क्योंकि जब हम हिमालय का अध्ययन करते हैं तो हिमालय को जो है हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक के रूप में बांटते हैं। तो इसीलिए हिमालय का हमें क्रमिक विकास को भी समझना है। कैसे समझना है इसके बारे में हम लोग बात करें कि जो यह हिमालय बना, यहां जो हिमालय बना 33 भूसन्नति में वलन से, तो यहां किस प्रकार बना, कौन सा भाग पहले बना, उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए कैसे बना कि नवजीवी महाकल्प था, जिसे हम साइनोजोइक एरा कहते हैं। साइनोजोइक एरा के टर्सरी काल में लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व इयोसीन काल में जो है सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई? दीर्घ हिमालय की उत्पत्ति हुई। यहां समझना है कि नवजीवी महाकल्प जिसे कहा जाता है साइनोजोइक एरा। साइनोजोइक एरा के तृतीयक युग टर्सरी काल के इयोसीन कल्प कोष्टक में 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व या 65 मिलियन वर्ष पूर्व दीर्घ हिमालय की उत्पत्ति कि जब हिमालय की उत्पत्ति में सबसे पहले हिमालय का कौन सा भाग बना, तो सबसे पहले जो है हिमालय में जो है दीर्घ हिमालय की उत्पत्ति हुई। किसकी? जिसे हम महान हिमालय कहते हैं। दीर्घ हिमालय की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। और विश्व की जितनी भी ऊंची चोटियां हैं, चाहे वह माउंट एवरेस्ट है या कंचनजंगा है, विश्व की जितनी भी ऊंची चोटियां हैं वह सभी इस दीर्घ हिमालय का, महान हिमालय का या वृहद हिमालय का भाग है। यानी कि हिमालय की 3 श्रेणियों का जो क्रमिक विकास हुआ उसमें सबसे पहले 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी कि आज से लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व इयोसीन काल में, टर्सरी युग में
साइनोजोइक एरा में जो है दीर्घ हिमालय की उत्पत्ति। लेकिन अब यहां से एक और प्रश्न आता है कि जब हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का विभाजन करते हैं तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में एक हम ट्रांस हिमालय पढ़ते हैं, एक हम हिमालय पढ़ते हैं और एक पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो अब समझना यहां से कि जो ट्रांस हिमालय यहां इस हिमालय के क्या है, उत्तर में जो स्थित है, किसके, महान या दीर्घ हिमालय के उत्तर में स्थित ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति दीर्घ हिमालय से पहले यह भी ध्यान रखना कि जो पार हिमालय या जिसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, जिसमें काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है या कैलाश श्रेणी जो है, वह जो है इस महान हिमालय से, यानी कि यह जो भाग है, यह भाग, यह तो कहलाता है ट्रांस हिमालय, और यह जो भाग है यह कहलाता है महान हिमालय। तो ट्रांस हिमालय जो है, जिसे हम पार हिमालय के नाम से जानते हैं, उसकी उत्पत्ति महान हिमालय से भी पहले हुई है। और इसीलिए यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है वह आता है कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग कौन करता है। तो इन दोनों को जो अलग करता है, किसको, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, इन दोनों को जो अलग करने वाली संरचना है उसे कहा जाता है ITCZ, इंडो सांगपो सच्चर जोन। यह ध्यान रखना, इंडो सांगपो सच्चर जोन यह ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को क्या करती है, अलग करती है, जो कि जास्कर श्रेणी को महान हिमालय से विभाजित करती है। हालांकि जब हम इसके विस्तार और वर्गीकरण को पढ़ेंगे तो इंडो सांगपो सच्चर जोन का हम और अध्ययन करेंगे, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि ट्रांस हिमालय की जो उत्पत्ति है वह हिमालय, दीर्घ हिमालय से भी क्या हुई है, पहले हुई है। और दीर्घ हिमालय की उत्पत्ति कब हुई है, इयोसीन काल में हुई है। कई जगह ओलिगोसीन भी लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि यह प्रक्रिया इयोसीन काल से शुरू हुई थी और ओलिगोसीन तक चली थी। इसीलिए कुछ किताबों में इयोसीन से लगाकर ओलिगोसीन के मध्य दीर्घ हिमालय की उत्पत्ति को बताया गया। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, दीर्घ हिमालय का क्या है, भाग है। क्लियर हो गया। तो यह था कि हिमालय के क्रमिक विकास में सबसे पहला किसका निर्माण, और इसके बाद बना लघु हिमालय। अब देखिए लघु हिमालय को समझना, तरसरी काल के मायोसिन में, यानी कि लगभग 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व, 4.5
5 करोड़ वर्ष पूर्व साइनोजोइक एरा के मायोसिन काल में लघु हिमालय की उत्पत्ति हुई। यह ध्यान रखना कि 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व यानी कि 45 मिलियन वर्ष पूर्व साइनोजोइक एरा के मायोसिन काल में किसकी उत्पत्ति हुई? लघु हिमालय की उत्पत्ति हुई या लघु हिमालय का निर्माण हुआ। अब इस लघु हिमालय में लघु हिमालय में तीव्र एवं मंद ढाल वाली श्रेणियां पीर, पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, नागटिबा श्रेणी, महाभारत श्रेणी स्थित है। अब समझना कैसे, देखिए यहां तो पूरा पूरा क्या था? दीर्घ हिमालय, और दीर्घ हिमालय के दक्षिण में ही इस तरह से श्रेणियों के रूप में जो है किसका निर्माण हुआ? लघु हिमालय। यहां लघु हिमालय और यहां महान हिमालय। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वह है कि दीर्घ और लघु हिमालयों के बीच में कई घाटियों का निर्माण हुआ, जिसमें कश्मीर घाटी और काठमांडू घाटी क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है। यह भी ध्यान रखना कि दीर्घ हिमालय तथा लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, काठमांडू घाटी अवस्थित है। इस तरह से यहां इन दोनों के मध्य कश्मीर घाटी और नेपाल में क्या है? काठमांडू घाटी। अब आता है इन दोनों को अलग कौन करता है? तो अब यह भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि महान हिमालय और लघु हिमालय को जो अलग करता है उसे कहा जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट
यह जो है यह किसको अलग करता है? महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग करता है। दीर्घ हिमालय तथा लघु हिमालय को अलग करने वाली संरचना मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। और यहां हम उत्पत्ति के साथ इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें पता रहे कि सबसे पहले महान हिमालय बना जिसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटियों का निर्माण हुआ। उसके बाद लघु हिमालय का निर्माण हुआ तो उनके बीच में एक तो घाटियों का निर्माण हुआ और लघु हिमालय में तीव्र और मंद ढाल वाली श्रेणियां बनी जिसे पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, नाग टिब्बा श्रेणी, महाभारत श्रेणी हम लोग कहते हैं। तो अब प्रश्न आता है कि इन दोनों का पता कैसे चला कि यह महान हिमालय है या यह लघु हिमालय है? तो इन दोनों को पृथक करने वाली संरचना क्या कहलाई? MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहलाई, जो कि दीर्घ हिमालय को लघु हिमालय से क्या करती है? अलग करती। और इसके बाद हिमालय का सबसे नवीन भाग जिसे हम शिवालिक के नाम से या बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण कब हुआ? तो देखिए 1.4 मिलियन वर्ष पूर्व साइनोजोइक एरा के कौन से काल में? प्लायोसिन काल में। प्लायोसिन काल में दीर्घ तथा लघु हिमालय द्वारा लाए गए अवसादों में उत्थान से शिवालिक या बाह्य हिमालय का इसीलिए ध्यान रखना हिमालय में सबसे अंत में किसका निर्माण हुआ? तो वह बाह्य हिमालय या शिवालिक का निर्माण हुआ। कब हुआ? तो लगभग जो है 14 लाख वर्ष पूर्व यानी 1.4 मिलियन वर्ष पूर्व। किससे? कि दीर्घ हिमालय और लघु हिमालय की उत्पत्ति के समय जो अवसाद आया उस अवसाद में क्या हुआ? उत्थान हुआ और वलन की क्रिया से जो है इसकी उत्पत्ति हुई थी। क्लियर हो गया? अब कैसे समझना? यहां सबसे पहले महान हिमालय बना और उसके बाद जो है यह क्या बना? लघु हिमालय। यहां था महान हिमालय और यह था
लघु हिमालय। अब जब महान हिमालय और लघु हिमालय में अभिसारी गति के कारण जो अवसाद लाया गया, उन अवसाद में क्या हुआ, उत्थान यानी कि वलन की क्रिया हुई और उससे एक नई श्रेणी का निर्माण हुआ और उस श्रेणी को क्या कहा गया, उस श्रेणी को नाम दिया गया बाह्य हिमालय या शिवालिक। अब पॉइंट आता है कि लघु हिमालय और बाह्य हिमालय को अलग कौन करता है, तो अलग करता है MBT, जिसे कहा जाता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट या मेन बाउंड्री फॉल्ट भी कहा जाता है। तो यहां ध्यान रखना कि लघु हिमालय तथा बाह्य हिमालय को पृथक करने वाली संरचना मेन बाउंड्री थ्रस्ट या मेन बाउंड्री फॉल्ट कहलाती है। और यह जो बाह्य हिमालय है, यह हिमालय का सबसे दक्षिण और सबसे नवीन भाग है। तो यह जो है उत्तर के विशाल मैदान, हिमालय के दक्षिण में जो उत्तर का विशाल मैदान है, वह इसी बाह्य हिमालय से अलग होता है। तो बाह्य हिमालय उत्तर के विशाल मैदान से हिमालय फ्रंटल फॉल्ट द्वारा अलग, यह भी ध्यान रखना कि HFF यानी कि हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट है, यह शिवालिक को उत्तर के विशाल मैदान से अलग करता है। यानी कि यह कहें कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हिमालय फ्रंटल फॉल्ट के द्वारा उत्तर के विशाल मैदान से अलग होता है। तो इसीलिए उत्पत्ति के साथ कौन कौन सी संरचनाओं का निर्माण होता है, यह हमें एग्जाम में पूछी जाती। तो अब शायद आपको प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत क्लियर हो गया होगा कि प्लेटों में अभिसारी गति के कारण, अभिसरण के कारण संपीड़न बल की उत्पत्ति हुई और संपीड़न बल के कारण क्षैतिज भूसन्नति में वलन की क्रिया हुई, फोल्डिंग की क्रिया हुई और उससे एक वलित पर्वतमाला का निर्माण हुआ, जिसे हिमालय पर्वतमाला या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसका विकास क्रमिक रूप में हुआ। सबसे पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ, उसके बाद दीर्घ हिमालय का निर्माण हुआ, उसके बाद लघु हिमालय का निर्माण हुआ और सबसे अंत में शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण हुआ। और इसके लिए अलग अलग कालखंड आए, जो कि इयोसीन और ओलिगोसीन के मध्य जो है दीर्घ हिमालय का निर्माण हुआ, मायोसीन कालखंड में लघु हिमालय का निर्माण हुआ और प्लायोसीन कालखंड में बाह्य हिमालय का निर्माण हुआ। लेकिन यह सभी कालखंड जो है साइनोजोइक एरा, जिसे नवजीवी महाकल्प के नाम से जाने जाते हैं, उसके भाग है। और उस समय जो युग था वह तृतीयक युग, टर्सरी काल कहलाता था। इसीलिए हम कहते हैं हिमालय की उत्पत्ति टर्सरी काल, तृतीयक युग में हुई है। और यह था हमारा हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत। और इसीलिए जब हम हिमालय की उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं तो भूसन्नति सिद्धांत
और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दोनों को संयुक्त रूप से जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्लियर होता है कि केवल प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है, या केवल भूसन्नति जो सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति का जो है हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है। भूसन्नति और प्लेट विवर्तनिकी दोनों ही संयुक्त रूप से हिमालय की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी मानी गई है। तो यह था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने हिमालय की उत्पत्ति को लेके जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, प्लेटों को रूप में पूछा जा सकता है, अभिसारी गति के रूप में पूछा जा सकता है, संपीड़न बल के रूप में पूछा जा सकता है, वलन के रूप में पूछा जा सकता है, उन सभी पर हमने जो है बात की है। और इसी तरह से हम आगे हिमालय के विस्तार और वर्गीकरण को भी विस्तार से पढ़ने वाले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।